हेलो। हाँ बच्चों, मैं आपको पिछले टर्न पे गैसेस के प्रॉपर्टीज़ कराते हुए रह गया था। प्रॉपर्टीज़ करानी थी मैं, तो इससे पहले मैं वो करा चुका था आपको कि HCl गैस क्यों है जबकि HF लिक्विड है। उसका रीज़न बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली मैं डिस्कस कर रहा था कि गैसेस जो हैं, गैसेस में अट्रैक्शन क्यों होता है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट क्यों होते हैं, अट्रैक्शन की वजह से वो लिक्विफाई होते हैं। चलो, तो उसके लिए मैंने तुम्हें रीज़न बताते हुए और ये भी एक्सप्लेन किया था कि एक तरह का बॉन्ड भी होता है अट्रैक्शन के लिए, जिसको एडिशनल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं कोवलेंट होते हुए भी, जबकि वो होने चाहिए गैसीय स्टेट में, लेकिन फिर भी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, या उनका वो जल्दी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको मैंने बताया था आपको कि उसमें एक एडिशनल बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देख लीजिएगा पिछले लेक्चर, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे। एक्सप्लेन वाई HCl इज़ ए गैस एंड HF इज़ ए लिक्विड। हालांकि इसका आंसर भी मैंने लिखवा दिया था, आपने अपने आप दोबारा लिखना है। इसी तरह मैंने वाटर के लिए बताया था कि वाटर इज़ लिक्विड वाइल सल्फर डाइऑक्साइड इज़ ए गैस, और इसके लिए मैंने तुम्हें मुँह जवानी बता दिया था। H2O लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स में, और SO2 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए वो गैसियस स्टेट में होती है। जब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो लिक्विड स्टेट बन जाती है। तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं तो वाटर लिक्विड हो गया। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि कोई हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें। तो चलिए, वो तो पिछली बात हो गई। अब हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज और गैस लॉस करने हैं, ये तुम्हारे कोर्स में है, इसको हम तो कराएंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज एंड गैस लॉस। ये 3rd लेक्चर है आपका। तो आपको मालूम है कि गैसेज जो हैं बहुत ही लाइट होती हैं, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहला पॉइंट देंगे डेंसिटी, लो डेंसिटी, है ना, लो डेंसिटी। ठीक है, गैसेज आर हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी किस वजह से होती है? मॉलिक्यूल जितने पास होते हैं उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितने दूर होंगे उनकी डेंसिटी कम होगी। क्यों? रीज़न समझ में मैंने बता ही दिया आपको। गैसेज हैव लो डेंसिटी बिकॉज the molecules are far apart, बहुत दूर दूर होते हैं। अपार्ट का मतलब दूर दूर, फ्रॉम ईच, तो लो डेंसिटी का डेफिनेट है ना, ईच अदर। दूसरी चीज़ है, तुम मालूम है गैस को हम, एक तो ये है कि वॉल्यूम इनका फिक्स नहीं है। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। जानते हो क्यों? शेप तो जिसमें वो डाले जाते हैं वैसे ही बन जाता है, हैं? पहली बात तो दे ऑक्यूपाई, दे गेट द शेप ऑफ द वेसल। जो वेसल में रखोगे वही शेप होगी इसकी। गुब्बारे में भर दोगे तो गुब्बारे की जैसी शक्ल हो जाएगी। टीन के डब्बे में रख दे दो तो हम दिखती नहीं है हालांकि, लेकिन हम ये मान तो सकते हैं कि चौकोर में है तो चौकोर हो गया इसका। और इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, तुम्हें मालूम है। फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है। वॉल्यूम इंक्रीजेस with increase in temperature।
ये तो आपको सिंपल चीज़ें मालूम है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस बढ़ जाती है। तुमने देखा होगा जब हम प्रेशर कुकर में हीट करते हैं तो जो है पानी, तो क्या होता है, इसके वेपर्स बनते हैं और वेपर्स बन करके टेम्परेचर जितना टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे उतने वेपर्स ज़्यादा बनते चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि जब एक ख़ास हो जाता है तो सीटी भी बच जाती है। सीटी क्यों बच जाती है? उसमें रहता ही नहीं, उसमें समाता ही नहीं वो गैस जब समा नहीं पाती तो उसकी सीटी में से निकल जाती है। तो ये हीटिंग करने से तुम्हें मालूम है कि गैसेस, तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसको कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके बाद ये गैसेस कंप्रेसिबल हैं। क्या? ये इससे पहले मैं बता दूं, ये उनका प्रेशर होता है। दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर लगाते हैं चारों तरफ, इन ऑल दी डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में उनको ये प्रेशर करते हैं। ठीक है ना। चौथा पॉइंट है कि ये बहुत कंप्रेसिबल होती हैं, इनको हम दबा के कम में भी कर सकते हैं अगर हम उसको, जैसे हीटिंग करने से बढ़ती हैं। तो नेक्स्ट है कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? They can be compressed to small volumes on applying pressure their volume decrease। तो ये कंप्रेसिबल है, इसका मतलब, इसको कहते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी। एक्सपेंड ऑन हीटिंग तो मैं बता ही दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी होती है, एक इसमें गैसों में क्या प्रॉपर्टी होती है, सोच के देखो। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिफ्यूज़न, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। इसको हम डिफ्यूज़न ही देते हैं क्योंकि कई बार डेफिनेशन में भी आ जाता है। गैसेस इंटरमिक्स हैं, अगर दो गैस हैं आपस में, जैसे आपने देखा हवा में अगर हम सेंट भेजें तो यहाँ से जाके कहीं भी पहुँच जाएगा, दूर दूर तक पहुँच जाता है। क्यों? सेंट भी गैस है, हवा भी गैस है, दोनों में मिक्स हो जाते हैं। तो गैसेस इंटरमिक्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? गैसेस इंटरमिक्स विद, आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्न, कोई हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने जनरली गैसों में देखी हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से उसका वॉल्यूम घटता है, दबाने से उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। अब ये इनके लिए रिलेटेड कुछ लॉज हैं, गैस के लॉज, तो वो अब डिस्कस हम करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है। तो ये तो आपको सिंपल चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं गैस लॉज के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके, और तो सबसे पहला लॉ है जिसको हम कहेंगे बॉयल्स लॉ।
बॉयस लॉ क्या है? वॉल्यूम और प्रेशर से क्या रिलेशन है, या इसको हम कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम लॉ। प्रेशर, ये उल्टा ही लिखते हैं हम, वॉल्यूम प्रेशर लॉ है, वॉल्यूम और प्रेशर लॉ है ये। वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेटेड है बॉयस लॉ। क्या कहता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी ये इस लॉ को फॉलो करती हैं बॉयस ये। और बॉयस एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, फिजिसिस्ट था, उसने इसका बताया था एक्सपेरिमेंट करके, तो इसी के बेसिस पे इसको बॉयस लॉ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, वॉल्यूम of fixed mass of a gas, fixed mass का मतलब एक खास वॉल्यूम, ये नहीं कि किसी भी मास का वॉल्यूम, जितना मास होता है उतना ही वॉल्यूम होता है, जितने ज़्यादा गैस लोगे उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो हम किसका वॉल्यूम ले रहे हैं? एक फिक्स्ड क्वांटिटी का वॉल्यूम ले लेते हैं हम, फिक्स्ड क्वांटिटी ले लेते हैं एक किसी वेसल में, तो उसको कहते हैं फिक्स्ड मास ऑफ a gas is inversely क्या मतलब? उल्टा अनुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the pressure applied on the gas। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का उल्टा अनुपाती। उल्टा अनुपाती क्या होता है? सीधा अनुपात क्या होता है? अगर कोई चीज़, एक चीज़ बढ़ाए तो दूसरी चीज़ बढ़ जाए। जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं सीधा अनुपाती, तो इसका मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो कहलाता है सीधा अनुपात। उल्टा अनुपात का मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो सीधा अनुपात तो हम लिखते हैं प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे, है ना। तो इसका मतलब ये है वॉल्यूम इज, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। उल्टा अनुपाती होता है, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा अनुपाती। सीधा अनुपाती होता तो ये पी ऊपर आता, उल्टा अनुपाती का मतलब 1/, लेकिन कब? फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भी कांस्टेंट होना चाहिए, और एंड कांस्टेंट मास। ये नहीं है कितने भी मास ले लो गैस का तो ये लॉ अप्लाई कर दिया। मैं एक बार में मास ले लिया, आपने 5 ग्राम गैस ली, एक बार में 10 ग्राम ले ली, तो उनका वॉल्यूम सेम थोड़ी होगा, वॉल्यूम तो अलग अलग हो जाएगा उनका। तो वॉल्यूम तो फिक्स जब ही होगा जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो। और तो हम इसको कई बार ऐसे कहते हैं कि एट कांस्टेंट टी एंड एम, ठीक है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक फिक्स्ड मास का है तो इसलिए मास कांस्टेंट हमने लिख दिया है। इसको कहते हैं बॉयस लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो, तो मालूम है ये जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये 1 पास्कल, एक पास्कल साइंटिस्ट हुआ था, उसने अपना एक यूनिट बनाई थी, उसको पास्कल कहते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर को 1 पास्कल ही कहते हैं। तो अगर 1 एटमॉस्फेयर हम प्रेशर लगाते हैं किसी, मान लीजिए सपोज करो 10 लीटर गैस ले ली हमने कहीं पे, और उसके ऊपर एक 1 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर लगा रखा है। अगर हम डबल कर देंगे प्रेशर को तो वॉल्यूम कितना होगा बताओ? वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर है ना। प्रेशर डबल करेंगे तो डबल का मतलब
2 टाइम्स करेंगे तो 1/2 टाइम्स हो जाएगा। यही कह रहा है 1/p, प्रेशर का उल्टा अनुपाती। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर 2 गुना कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। प्रेशर 4 गुना कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? इफ प्रेशर इज डबल्ड तो वॉल्यूम इसका आधा रह जाएगा, V विल बी 1/2। प्रेशर अगर 4 गुना कर देंगे तो वॉल्यूम विल बी 1/4। तो ये इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे हम। तो ये तो हुआ प्रेशर वॉल्यूम लॉ। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो इसको हम ऐसे करते थे, जब कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होती है ना, प्रोपोर्शनल का मतलब अनुपाती, उसके अनुपात में कितने, अनुपात मतलब कितने गुना, 1 गुना 2 गुना, अनुपाती कौन सा अनुपाती है, उसको अनुपात को एग्जैक्ट निकालने के लिए कांस्टेंट से गुणा करते हैं। V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू 1/p। ये 1/p हो गया। जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी से गुणा करना पड़ता है, इसको कहते हैं कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट को हम k लिख सकते हैं ऐसे। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू k/p, k मतलब कांस्टेंट, या PV, P में इसको सब इधर गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, PV इज इक्वल टू k, या जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर फिक्स्ड मास ऑफ गैस है तो उस पर जो हम प्रेशर लगाते हैं और वॉल्यूम उसका जो आता है, उनको गुणा करेंगे तो वो फिक्स ही रहेगा। एक एग्जांपल वैसे ही मुँह जवानी दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए 10 लीटर, अभी मैंने वॉल्यूम बताया था ना, 10 लीटर वॉल्यूम पे हमने प्रेशर लगाया 1 एटमॉस्फेयर, 10 लीटर है 1 एटमॉस्फेयर में, समझ गए? 10 लीटर है 1 एटमॉस्फेयर में, तो 2 एटमॉस्फेयर में कितना हो जाएगा? इसका आधा रह जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो 2 और 5 का गुणा भी 10 आएगा। समझ आ गई आपके? प्रेशर अगर हम डबल करेंगे तो वॉल्यूम आधा रह जाएगा। तो गुणा तो वही हुआ, जब 1/2 है, 1/2 है, दोनों गुणा करके फिक्स हो जाएगा। तो PV इज ए कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर डबल करते हैं तो वॉल्यूम आधा हो गया, तो दोनों को गुणा तो एक ही रहेगा। तो ये है बॉयल्स लॉ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे तब आपको फिर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम लेते हैं दूसरा लॉ है वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो बच्चों दूसरा लॉ हम शुरू करा रहे हैं अब, चार्ल्स लॉ जिसको कहते हैं हम। वो पहले हमने वॉल्यूम प्रेशर का लॉ कराया था, और अब हम वॉल्यूम टेम्परेचर का लॉ है, यानी वॉल्यूम से टेम्परेचर से वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, ये हम करा रहे हैं। तो इसके लिए जो लॉ है चार्ल्स ने दिया था, तो इसलिए इसका नाम है चार्ल्स लॉ। क्या कहता है इसने, चार्ल्स ने क्या कहा था वो मैं बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा बाद में, पहले लिख रहा हूँ। ये है द वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, या तो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज कहलाएगा, तो इंक्रीजेस, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीजेस, तो दोनों आएंगे। तो इसलिए हम लिखते हैं फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीजेस बाय 1/273, 1/273वां भाग बढ़ता है या घटता है ऑफ इट्स वॉल्यूम
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। शुरू में इसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नापा था वॉल्यूम, और फिर उसके बाद एक एक डिग्री बढ़ा के देखा तो उसने ये देखा हर डिग्री पे अगर बढ़ाते हैं तो उसका 1/273वां भाग बढ़ जाता है। तो उसने ये कह दिया कि द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी rise or fall in temperature for every degree है ये, for every degree, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऊपर से for every degree, यानी हर डिग्री पे 1 डिग्री बढ़ाओगे तो 1/273वां भाग उसका बढ़ जाएगा और घटाओगे तो बढ़ जाएगा। तो ये लिखा है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का 1 डिग्री बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? 1/273वां भाग। किसका 1/273? जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम मान लें हम V0 मान लें तो उसका 1/273 बढ़ेगा। तो इसका मतलब कैसे एक्सप्लेन होगा हम बता देते हैं आपको। हम मानते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V0 मान लिया। हमने ये मान लिया V0 है। तो इसके हिसाब से कहता है 1 डिग्री अगर हम 1 डिग्री कर दें देन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री कितना होगा? इंक्रीज वॉल्यूम नहीं, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो हमने हीट कर दिया तो कितना हो जाएगा? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस बाई कर देते हैं इसको, है ना, गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, दोबारा लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस पूरा लिख देता हूं, बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहां से ऐसे है। तो बताओ क्या बताया था हमने? 1/273वां भाग बढ़ेगा या घटेगा? तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा? कितना बढ़ेगा? 1/273वां भाग। तो V0 का 1/273 क्या हुआ? V0 बटे या गुणा 1/273 कर लीजिए, इतना बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 डिग्री बढ़ाने से इतना बढ़ गया। तो पहले कितना था? V0, अब कितना हो गया? इसका मतलब it means volume at 1 डिग्री सेंटीग्रेड विल भी हो जाएगा कितना? V0 तो 0 पे था और 1 डिग्री पे इतना बढ़ गया, तो दोनों को जोड़ दो, V0 इंटू 1/273। इसी तरह से इसको हम और बढ़ाते चले जाएं, एक टेम्परेचर और बढ़ा दें, 2 डिग्री कर दें। 2 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ेगा कितना? यहाँ तो 1 डिग्री से तो 1 से बढ़ गया। V0 तो पहले था ही था। 2 डिग्री से कितना बढ़ गया? 2V0 बटे 273। समझ में आया नहीं आया? हर डिग्री के लिए V0 पर 273 बढ़ेगा। पहली डिग्री पे इतना बढ़ गया, दूसरी डिग्री पे इसका दुगना बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो 1 V0 अपन 273 और बढ़ जाएगा। ये V0 शुरू में था और 3 डिग्री बढ़ा तो 3 डिग्री की वजह से 3 V0 बटे 273 हो गया। समझ आ गया नहीं आपके? हर डिग्री पे V0 बटे 273 बढ़ गया। तो यहाँ पहले 1 डिग्री पे तो वॉल्यूम हो जाएगा V0 शुरू का वॉल्यूम प्लस बढ़ा हुआ वॉल्यूम V0 बटे 273। दूसरे में हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो गया? V0 तो शुरू में था
और 2 डिग्री से की वजह से बढ़ा हुआ हो गया 2v0 बटे 273, 3 पे होगा 3v0 बटे 273। अब मान लीजिए कोई T डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ टेम्परेचर is T degree centigrade, then बताओ T डिग्री वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अब देख ही सकते हो कितना हो जाएगा, है ना। 1 हुआ तो 1v0, 2 हुआ तो 2v0, 3 हुआ 3v0, और अगर T हो गया तो T इंटू v0 बटे 273 हो गया। ये वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम को जो हम T डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम आया, इसको हम VT लिख देते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं, सो वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड VT डिग्री विल बी इक्वल टू v0 प्लस TV0 बटे 273, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसको ध्यान रखिए। v0 को बाहर निकाल लो इन दोनों में से, तो क्या बच गया 1 प्लस T बटे 273। इसको पूरा करो, सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करो जरा, इसको सही बटा बना लो, ठीक। इसको 273 प्लस T बटे 270, एलसीएम निकालना तो आता होगा आपको। एक का नीचे 1 है तो 273, 1 का 273 आ गया, 273 यहाँ आ गया, T की जगह T आ गया, ये आ गया। तो अब आप देखिए, इसका मतलब हो गया किसी भी टेम्परेचर पे हम फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमें 0 डिग्री का वॉल्यूम मालूम हो, या V2 हम निकाल सकते हैं अगर हमें V0 मालूम है तो। टेम्परेचर पे, दूसरा टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। 2 छोड़िए, VT पे ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये VT इज इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस T बटे 273। अब ध्यान देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आने जा रही है, अगर हम 273 प्लस T को एक नया टेम्परेचर बना लें, कैपिटल T, दोनों का जोड़ का नया टेम्परेचर T मान लें, तो 273 तो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें T जोड़ दिया तो मान लो इसको हमने कैपिटल T से लिख दिया, तो ये 273 का 273 रख लिया हमने, और ये V0 है। अब तो हमें मालूम है V0 भी कांस्टेंट, V0 फिक्स होता है किसी भी गैस का। एक मास, किसी भी मास का गैस को लेंगे हम फिक्स मास के, और उसका वॉल्यूम 0 डिग्री पर निकालेंगे तो हमेशा वही आएगा, कभी भी, कहीं भी, किसी भी देश में चले जाओ। तो ये फिक्स है, कांस्टेंट है। फिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। ऐसे 273 भी एक संख्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया ना। क्या हमको फिर दोबारा लिख रहे हैं इसको, VT बराबर है V0 बटे 273, अलग कर लो, इसको हम एक अलग कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि V0 फिक्स है, 273 संख्या ये भी फिक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं। और एक कांस्टेंट को हम K से लिख दें, K, और ये कैपिटल T। कैपिटल T क्या है इसमें, ये पूरा हमने क्या बना दिया, इसको K मान लिया, और ये T क्या है, T हमने अभी देखा ना, ये 273 प्लस T को, कैपिटल T बराबर है 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड को हमने कैपिटल T रख दिया है। ठीक समझ में आ गया। तो एक K इंटू T, तो VT यानी वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लें, वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, वो T के गुणनफल के बराबर हो। कोई किसी चीज़ से गुणा करें, यानी